गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स चैप्टर 2 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, और उसका हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ हमने कंप्लीट किया था, इनर्शिया हमने कंप्लीट किया था, उससे रिलेटेड हमने मोमेंटम कंप्लीट किया था, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स किए थे, और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, the rate of change of momentum of an object is directly proportional to the applied force and take place in the direction in which the force is exerted। तो इसका मीनिंग क्या है? यदि हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे तो उसके ऊपर जो फोर्स लगाया जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं उसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा, कि उसका ऑब्जेक्ट का मोमेंटम किस रेट से चेंज हो रहा होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा फोर्स के। जितना ज्यादा फोर्स उतना ही रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है जो इनिशियली u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जिसका मास कितना है m, और उस पर हमने f फोर्स लगाया, और वो फोर्स कितने टाइम के लिए लगाया? t टाइम के लिए। t टाइम के लिए जब हमने फोर्स लगाया तो आफ्टर टाइम t तो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी हो गई? v हो गई। देखो मास तो चेंज होगा नहीं, मास तो उतना ही रहेगा, मास रहेगा m। फोर्स हमारा अब हमने लगाना बंद कर दिया है। हमने केवल कितने टाइम के लिए फोर्स लगाया था? t टाइम के लिए। तो उसका अगर मैं बात करूं यहां पर, इनिशियल मोमेंटम क्या रहेगा? इनिशियल मोमेंटम रहेगा उसका m इंटू यू, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल मोमेंटम m इंटू v, फाइनल वेलोसिटी। टाइम रहेगा उसके लिए t। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, उसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है? वो होगा f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, जितना टाइम उस मोमेंटम को चेंज होने में लगा है। तो मैं यहां से अगर मैं वेलोसिटी इनका चेंजेस लिखूंगा तो चेंज कितना हुआ है? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके? फाइनल मोमेंटम क्या है? mv, और इनिशियल मोमेंटम क्या है? mu ओवर t। इससे हम m को कॉमन ले सकते हैं। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू v माइनस यू ओवर टी। क्लियर? इसके बाद में ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का। तो मैं क्या लिख सकता हूं? f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू a। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? कांस्टेंट लेना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू k टाइम्स m a, वेयर k इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और जिसकी वैल्यू जो SI यूनिट्स में होती है, मीन्स अगर स्टैंडर्ड यूनिट्स में हम फोर्स लेते हैं, मास लेते हैं, एक्सेलरेशन लेते हैं, तो ऐसा यूनिट में k की वैल्यू क्या हो जाती है? 1। तो उसकी वैल्यू रखें या नहीं रखें, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो फोर्स आएगा हमारा वो क्या आएगा? F इज इक्वल्स टू m इंटू a। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो फोर्स है वो, जो एक्सेलरेशन है ऑब्जेक्ट के अंदर, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो भी फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द डेरिवेशन और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ये न्यूटन के सेकेंड लॉ का डेरिवेशन है, जिसको आप बुक से भी देख सकते हो। यहाँ पे भी मैंने आपको समझाया है, स्टेटमेंट आप बुक से देख सकते हो, और फिर भी यदि किसी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। तो ये था न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब है इसके एप्लीकेशंस क्या हैं? कैचिंग अ क्रिकेट बॉल,
जब कोई क्रिकेटर क्या करता है, बॉल को कैच करता है, पकड़ता है, तो वो क्या करता है, वो अपने हैंड को बॉल के साथ पकड़ करके कुछ डिस्टेंस तक चलता है। ऐसा क्यों करता है वो? क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा, मूव नहीं करेगा, बॉल के साथ नहीं करेगा, तो ये जो टाइम है वो बहुत कम टाइम रहेगा। आपने देखा फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। अगर टाइम कम रहेगा इस मोमेंटम को चेंज करने के लिए, तो फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा, जिससे वो टाइम को क्या करता है, बढ़ाता है। टाइम को वो इंक्रीज करेगा बॉल के साथ अपने हैंड को नीचे की तरफ ले जाकर के, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये फोर्स कम हो जाएगा और उस कैच करने वाले को, जो भी क्रिकेटर होगा, उसको इंजरी कम होगी और उसके हाथ पर फोर्स बहुत कम लगेगा। नेक्स्ट है हाई जंपर। हाई जंपर क्या यूज करता है इसका? आपने देखा होगा जब हम कोई लंबी कूद या ऊंची कूद करते हैं तो हम उसके लिए क्या करते हैं, कुछ आगे से जो मिट्टी होती है उसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेते हैं, उसकी गुड़ाई करके। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम उस मिट्टी पर जाके कूदेंगे तो होगा क्या, वो मिट्टी कुछ डिस्टेंस तक, कुछ डेप्थ तक क्या होती है, कंप्रेस हो जाती है। तो वो हमारी वेलोसिटी होती है उसको एक साथ जीरो नहीं करती, मींस मोमेंटम को जीरो होने में टाइम लेती है और वो टाइम बढ़ जाता है। टाइम बढ़ेगा तो क्या होगा, फोर्स कम लगेगा, जिससे हमारे पैरों को इंजरी कम होगी। और अगर हम मान लीजिए हम किसी फ्लोर पे, जो हमारा टफ फ्लोर है, उस पे जंप करते हैं तो वो उससे हमारे पैरों पर इंजरी भी ज्यादा होगी। थर्ड है सीट बेल्ट्स। हम सीट बेल्ट लगाते हैं कार वगैरह की, तो उसमें क्या होता है, जो पैसेंजर होता है उसको क्या किया जाता है, उसको इंजरी होने से बचाया जाता है। क्योंकि जो सीट बेल्ट होती है वो एक साथ निकलने से क्या हो जाती है, जो एक कार जब एक साथ रुकती है तो उसको क्या होगी, इंजरी होगी। लेकिन उसमें क्या होगा, जैसे ही झटका लगता है तुरंत सीट बेल्ट एक्शन में आ जाती है और उस पर्सन को कार के दूसरे हिस्सों से टकराने से रोक लेती है। और वो जो फोर्स जो लगेगा कार के दूसरे पार्ट से पर्सन पे, वो बहुत कम लगेगा और बहुत कम जो टाइम है उस टाइम में ज्यादा टाइम, वो टाइम को इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से फोर्स पर्सन की बॉडी पे कम लगेगा, जिससे उसको इंजरी कम होगी। तो सीट बेल्ट सडन मूवमेंट में आती है और उस पर्सन को आगे जाने से पैसेंजर को रोक लेती है। तो पैसेंजर का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है उसको रिड्यूस कर देती है, ज्यादा टाइम उसको लगाती है उस कार के दूसरे पार्ट से टकराने में, जिससे उस पर फोर्स कम लगता है और उसको इंजरी कम होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन. So lots of numericals are given after this topic in your book in solved form and unsolved form, so you can try these, and if you have any problem then you can consult.